Good evening, everyone. Am I audible? चलो। तो कल 18 तक कर लिया था. नाउ 19. Which of the following statement is true about computers? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ठीक है. सो द क्वालिटी ऑफ, मतलब कंप्यूटर्स के लिए क्या ट्रू है? द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर टेकन बाय अ डिजिटल कैमरा डिपेंड्स ऑन इट्स रेजोल्यूशन विच इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स. ये क्यों गलत है? क्योंकि आंसर आप लोगों को दिख रहा है. ये क्यों गलत है? क्योंकि मेगाबाइट्स में नहीं, मेगा पिक्सल होता है. और क्या है? नेक्स्ट, यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सिक्योर बस. नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस. देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, दो एग्जाम्पल और पढ़ जाना, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. ठीक है. नाउ द साइज ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर इज मेजर्ड डायगनली अक्रॉस द स्क्रीन. सो ये वाला सही है. द साइज ऑफ द कंप्यूटर मॉनिटर इज टिपिकली मेजर्ड डायगनली अक्रॉस द स्क्रीन फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अपोजिट कॉर्नर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, इसमें कुछ है नहीं, इजी सा क्वेश्चन. ये वाले तो बताओ, दिख ही गया बस. 20 का, एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, न्याया, विच ऑफ द फॉलोइंग fallacy is committed when the middle term is too wide? ठीक है, साधारणा. इसमें 5 fallacies होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? देखो. ठीक है. असिद्धा 3 में डिवाइड होती है. पहले लिख लेते हैं फर्स्ट. सेकंड होती है सव्यभिचारा. सव्यभिचारा के बाद और कौन सी होती है? सत्प्रतिपक्षा. देन एंड देन. ठीक है. तो असिद्धा कितने में डिवाइड होती है? 3 में डिवाइड होती है. असिद्धा कौन सी वाली होती है? जिसमें हम कहते हैं अनप्रूव्ड मिडल टर्म. ठीक है, बेसिकली अनप्रूव्ड मिडल टर्म. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 काइंड ऑफ: आश्रय सिद्धा, स्वरूप सिद्धा और व्याप्तव सिद्धा. ठीक है. तो ये तीनों होती है. फिर स्वाभाविक कारक क्या होता है? स्वाभाविक कारक इरेगुलर मिडल टर्म. इसके 3 पार्ट्स होते हैं: साधारणा, असाधारणा और अनुपस्मरारी. साधारणा, असाधारणा और अनुपस्मनारी. ठीक है. तो जो साधारणा होता है उसमें क्या होता है? हेतु टू होता है. जो असाधारण होता है उसमें हेतु नहीं होता है. हेतु किसको बोलते हैं? मिडल टर्म को. तो पहले वाले में valid होता है, दूसरे वाले में valid होता है, तीसरे वाले में नॉन एक्सक्लूसिव होता है. ठीक है. फिर क्या आता है? सत्प्रतिपक्षा. सत्प्रतिपक्षा में क्या होता है? मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडल टर्म. ठीक है. बाधिता में, बाधिता, बाधिता के नाम से पता चल रहा है कुछ चीज कॉन्ट्राडिक्टेड हो गई, तो मिडिल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय आर प्रीवियस सोर्स ऑफ नॉलेज. प्रीवियस सोर्स ऑफ नॉलेज ही प्रॉब्लम बन गई, दैट्स व्हाई बाधिता. विरुद्धा इज मिडिल, व्हेन मिडिल टर्म विच प्रूव्ड, खुद मिडिल टर्म ही कॉन्ट्राडिक्टरी को प्रूव करती है, तब विरुद्धा होता है. तो सब तरह के आता है ये. साधारण, असाधारण ये असाधारण बोलते. ठीक है, ये वाला भी बता दिया. अगर नॉन एक्सक्लूसिव का तीनों पार्ट देख लीजिए. साव्याभिकारा की नॉन एक्सक्लूसिव का तो ये बोलते हैं, और बाधिता बता दिया. जब प्रीवियस सोर्स ऑफ नॉलेज ही प्रॉब्लम बन जाए तब बाधिता होता है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ नेक्स्ट इज, ये ना पढ़ जाना, क्योंकि अगर किसी ने अभी तक रिवाइज किया है या पढ़ा है तो ये वाला बहुत फैलेसी वाला ये आता है. ठीक है. एक ये वाला फैलेसी और एक आजकल जो दूसरे टाइप की फैलेसीज चल रही है ना, वो भी. ये दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं पेपर 1 में जो आएंगे ही आएंगे. वो आप लोगों को भी अभी तक पता चल गए होंगे.
यहाँ पर से कुछ लिखेंगे demonstrate examples. Wow, that's really nice. This कैसे निकाला होगा इसको देखो, इट्स वेरी सिंपल। इसमें कुछ नहीं किया है। उन्होंने जब बोला कि ए को जेड से, बी को वाई से और सी को एक्स से कोड किया है, तो इसमें मतलब क्या किया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन एन लास्ट में एम के बाद उसके सामने एन, ऑपोजिट ऐसे ही शुरू करना है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। नाउ आप इसको निकाल लीजिए, जिस पर आगे जो आ रहा है दैट इज योर ऑप्शन एंड दैट इज द ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, टी के आगे के आ रहा होगा, या टी के आगे के आ रहा है, ऐसे ऐसे ई के आगे क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इज दिस क्लियर? जब आपने लिखा ए के आगे जेड है, बी के आगे वाई है और सी के आगे एक्स है, कुछ ही पैटर्न होते हैं, वो आप लोग देख के निकाल लेंगे, आपको समझ आ जाएगा वहां पे। ठीक है ना, नेक्स्ट इज, देखो ये क्वेश्चन इजी सा ही है, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। In the context of computer networks, which of the following best describes the transmission of a message using packet switching? ठीक है, अब ये कह रहा है कि कौन सा पॉइंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है जहां पर ट्रांसमिशन होता है ऑफ अ मैसेज यूजिंग पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का क्या होता है, किसी बड़े मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसफर करना, छोटे छोटे मैसेज बना के भेजना, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसका ऑप्शन वन इज राइट, बिकॉज क्या डाटा पैकेट्स में फॉलो डिफरेंट रूट्स, may arrive at different trains in a different order. Why is it so? पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट switching is a method of a data transmission where a message is divided into small packets. ठीक है, these packets are sent independently, नहीं होते over the network, and they take different routes to reach the destination. Since the packets may take different routes, they can arrive out of order, and they may also arrive at a different time point depending on the routes and the network conditions. ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, आपको इतने से ही समझ आ जाएगा। किसी में एट द सेम टाइम बोला हुआ है, किसी में एट द डिफरेंट टाइम बोला हुआ, वो अलग है। ठीक है, सो यहाँ पे बताया भी हुआ है कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन, ये वाला करेक्ट, राइट इज करेक्ट, क्योंकि पैकेट स्विचिंग डज नॉट गारंटी अ सिंगल एक रूट से जाएगा, क्योंकि ये गारंटी नहीं है। जब हमने उसको बहुत छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया है तो वो डिफरेंट डिफरेंट रूट से जाएगा। ठीक है, पैकेट्स ये डिफरेंट रूट्स नॉट द सेम, आगे पढ़ा है वही फोर्थ पॉइंट में लिखा है ना। थर्ड 23rd में क्या बोल रहे हैं? इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन तो इजी सा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इजी सा है इसलिए थोड़ा जल्दी निकाल दिया है। बोलो बच्चों। डी 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 ऐसे ही याद रखना है। ओके, ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, ये देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा एक्सेल पर मतलब आज है बेसिक्स, और इसको शाम से पढ़ोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। पर वहां पे क्या है ना, वहां पे देख के डर जाती है, अरे ये क्या दे दिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ एमएस एक्सेल वर्कशीट। ये दिया हुआ है कुछ कुछ, उसमें क्या लिखा है, इन सेल D18 द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। ठीक है, D18 यहाँ पे वैल्यू आएगी एक फंक्शन के थ्रू। अब क्या बोला है, क्या फॉर्मूला लगा है, सम मतलब प्लस इफ का मतलब इफ कंडीशन लगा दी है। इफ C18, इसकी बात हो रही है, C18 टू C23 एंड B18 टू B23।
ठीक है, ये नीचे तक पूरा शेल की बात हो रही है। इज ग्रेटर देन 3, तो इसमें ग्रेटर देन 3 कौन कौन से हैं बताओ। एक ट्यूसडे, नहीं ग्रेटर देन 3 तो ट्यूसडे नहीं है ना। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तीन है। अब क्या बोला है, अब उसमें C18 से C23 निकालो जिसमें ग्रेटर देन 500 हो। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में से दिस ग्रेटर देन 500 कौन कौन से हैं, ये मैं, ठीक है ना। तो इनको प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, क्योंकि बोल रखा है प्लस करो इफ 20, 21, 22, हाँ। बताओ क्या आंसर आएगा प्लस करके। बच्चों इतनी देर करोगे पेपर में क्या चलेगा। 1773, ठीक है, कि 500 से ऊपर है, इसलिए इन्हीं दो को प्लस करेंगे बस। 1773, हमने सही लगाया, हमने सही लगाया है, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन इजी सा है, वहां पे क्या करना, शांति से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, तो तुम सॉल्व कर लोगे, हार्ड कुछ नहीं है। बस दिमाग- Now this question is very easy as we saw the answer down. क्या लिखा है, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द पावर द रूलिंग इलाइट्स, जो भी पावर हैं, जो भी कोई भी इलाइट्स के ले लो, पावरफुल बंदे की बात हो रही है, सीख फ्रॉम मीडिया चैनल से क्या चाहिए होता है, सोशल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरियल पार्टनरशिप, ये तो नहीं चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन और वॉइसेस ऑफ द डाइसेंट। ठीक है, वाई दीज ऑल आर रॉन्ग, जस्ट वी आर गोइंग टू सी इट। सोशल इंटेलिजेंस भी वैसे ठीक नहीं है, बट क्योंकि और ऑप्शन से ये बेटर है इसलिए इसको चूज किया गया है। सोशल इंटेलिजेंस यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, पर ये करेक्ट है, तो इस पे मत जाइएगा। ये इनकरेक्ट इसलिए लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट नहीं है इसलिए। Entrepreneurial partnership incorrect. This refers to the collaboration with the businesses, not necessarily related to the power preservation. ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन, दिस रेफर्स टू स्प्रेडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज विच इज मोर अबाउट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट देन पावर कंट्रोल। नाउ वॉइस ऑफ डिसेंट, कंट्रोलिंग मीडिया ऑफन इन्वॉल्व्स suppressing or marginalizing the dissenting voices rather than encouraging them। ठीक है, इसलिए ये तीनों गलत है। और उसके बाद नीचे लिखा भी हुआ है कि अगर टेस्ट करेंगे तो वैसे तो कुछ भी ठीक नहीं है, बट ए सोशल इंटेलिजेंट इज द क्लोजेस्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे कोई बेसिक नॉलेज नहीं लगेगी, यहाँ पे तो आपका खुद का जो एनालिसिस होगा वही काम आएगा। ठीक है, तो जो भी सेफ लगे उसको क्लिक करना, जहां पे थोड़ा सा भी नेगेटिव लग रहा है ना, थोड़ा सा भी रिलेट नहीं हो रहा है, उसको एलिमिनेट कर देना। ठीक है, डिसेंट का मतलब क्या होता है किसी को पता है। जो पब्लिकली डिसएग्री करते हैं किसी भी ऑफिशियल ओपिनियन से या डिसीजन से, उसे डिसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी वॉइस के लिए तो वो नहीं करेंगे ना अपनी पावर का यूज, वो दुख से नाराज, आगे करेंगे पॉइंट, वो अपनी पावर के लिए यूज करेंगे, उनकी वॉइसेस के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही लॉजिकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या बोल रहे हैं इसमें। In ancient times, the oral communication system operated in an environment that was। इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली कंपेयर करना है कि ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम में और रिटन कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या फर्क है सबसे ज्यादा, उस वाले ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो ओरल वाले में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, तो इसलिए नॉन रिप्रेजेंटेटिव इसका आंसर है। ठीक है,
क्या है, ईमेल वगैरह जो भी जाता है वो हमारे पास होता है, उसका प्रूफ होता है। जस्ट अ सेकेंड। क्या लिखा है इसमें? oral communication in an ancient times primarily existed in a non-representative environment, meaning it was not recorded or documented. It was direct transit and dependent on memory and verbal transmission. The environment lacked written records or representation, making oral communication the dominant medium for preserving or sharing knowledge. क्यों करते थे ऐसा? ताकि वो अपनी नॉलेज को प्रिजर्व कर सके और उन्हीं को शेयर कर सके जिनसे वो करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शंस का भी एनालिसिस दिया हुआ है। लिटरेट गलत क्यों है? क्योंकि लिटरेट यहाँ पे रिलेट नहीं करता है कि आपने रिटर्न में दिया है कि ओरल नॉलेज ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्बन तो बिल्कुल ही अलग है। मीडिएटेड ओरल कम्युनिकेशन वाज डायरेक्ट, नॉट मीडिएटेड थ्रू टूल्स और टेक्नोलॉजी। नहीं दिए जाते थे उसमें। ये वाला क्वेश्चन इसमें बोला है कि करेक्ट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें 57.625 को बोला है, क्या बोला है कि 111 000.0 इसका आंसर है। अगर मैं 57 को सॉल्व करूंगी तो पावर 0, ठीक है, 1 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 2 ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होता है, 4 8 16 राइट, दिस 32 एंड दिस 16। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। दिस इज 2 की पावर 5 एंड दिस इज 2 32 प्लस 16 कितना होता है? 48, 48 से 56। अब इन दोनों की जो जरूरत है 57 में सिर्फ ये वाला चीज का 57 हो जाएगा। तो मैंने जो जो काउंट किया है उसके नीचे बार बार, जो काउंट नहीं किया उसके नीचे 0। तो क्या है, ये शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। और ये मेरा आंसर है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। 0.65 का 101 बन गया आंसर। ऐसे ही आप सॉल्व करके देख लेंगे। डेसिमल वाला आता है सब, ये सो नो। 0.65 टू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1.50। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला लेना है। आप 0.50 को मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ जाएगा, 0.500। फिर 500 को लेना है, 500 ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 समथिंग आंसर आ जाएगा। तो ये जैसे ही पीछे से आ जाता है, हम अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ कर देते हैं एंड दिस इज द आंसर 101। क्लियर है सबको? क्या बोला है? से यस और नो। नीचे लिखेंगे या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे, 101। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला लेना है, ये वाला लेना है। मतलब इसके आगे 1 आया था, इसमें क्या 0 आया था, इसमें क्या आगे 1 आया था। 101 इज द आंसर। और मल्टीप्लाई पॉइंट के पीछे वाले से करते चले जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इस पे बोला है कि अगर 145, लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स। अगर 145 6 इज इक्वल टू 75 का 10, तो इसको करते हैं 1 इंटू 6 प्लस 1, सॉरी 4 इंटू 6। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, क्योंकि 6 लिखा हुआ है, जो बाहर लिखा है उसी को लिखेंगे, प्लस 5 इंटू 6। अब यहाँ पे 0 1 एंड 2, समझ गए?
ये 2 है यहाँ पे, ये 2 लिखा है। तो 6 का 1 क्या हो जाएगा? सॉरी, 6 का 0 क्या हो जाएगा? 1। 6 का 1 इज 6, फिर 6 का 2 इज 36। तो जब आप इसको प्लस करके 36 प्लस 4 5 जा, ओ सॉरी 4 4 प्लस 5, आंसर है 65। तो ये कह रहा है कि 75 के 10 के बराबर होगा। अगर आप मुझे 65 को आप निकालोगे और 75 निकालोगे, बराबर होगा नहीं, दोनों का अलग अलग आएगा। इस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? के सॉल्व किया है और क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं किया है, 1 को यहाँ ले लिया, 4 को यहाँ ले लिया, 5 को यहाँ ले लिया, 6 बाहर है इसलिए 6 को बाहर मल्टीप्लाई में लिख लिया, सबको प्लस कर दिया, एंड 0 1 2 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब कह रहे हैं कि दिस एंड दिस, ये दोनों को प्लस करके क्या आएगा? ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1011, तो इसका मतलब क्या है? अगर 1011 लिखा है तो यहाँ पे क्या रहा होगा बताओ? यहाँ पे रहा होगा 2 की जीरो वाला, 2 की पावर 0 वाला मतलब 1, यहाँ पे रहा होगा 2, यहाँ पे रहा होगा 4, और यहाँ पे क्या रहा होगा 8। तो अगर ये 0 है, इसका मतलब इसको ऐड नहीं करना है, बाकी तीनों को ऐड करना है। 8 2 10 प्लस 11 इधर आ गया, और ये 1001 मतलब अगेन 2 की पावर 0 की पावर 1 4 एंड 8। अभी बीच के नहीं है, ये होगी कोई भी 9, 11 और 9 कितना होगा? 20। 20 का 4 इज इक्वल 20, 20 की बात है। तो ये वाला ठीक है, ये वाला करेक्ट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या बोला है इस क्वेश्चन में? ठीक है, 65 के 10 को इक्वल टू 22 ऐसे ऐसे कर लेना। 85 प्लस 2.5 प्लस 0.5, 0.5 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 से, और यहाँ 5 से इधर जाएगा, 5 25 इंटू प्लस 10, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10, इसका 60, यहाँ पे 65 का, तो ये इनकरेक्ट है। थर्ड वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है? सबको क्लियर हुआ, यस और नो? गाइस ठीक है ना? ये बाइनरी वाला एक बार पढ़ जाना, ये सही रहता। नाउ नेक्स्ट इज, नंबर चीज दी हुई है, कितने कितने का गैप रहा होगा देख के बता दो एक बार। गया भाई, देखो, 7 - 1 6, 16 - 7 9, 28 - 16 कितना हो जाएगा बताओ? 12। तो क्या हो रहा है? 6 9 12, 3 का टेबल चल रहा है, यहाँ कितने का डिफरेंस आ जाएगा फिर? 15 का आना चाहिए। 3 3 बढ़ रहा है ना, 6 + 9 9 प्लस 3 प्लस 15, फिर 15 के बाद क्या? 18, फिर क्या होगा? 21, फिर क्या होगा? 24। तो 82 + 24 कितना आ रहा है? 6 और 106। आंसर। इजी इजी क्वेश्चन दिया आपके पास तुमको, ये लिखा भी हुआ है देखो ना।
नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न। जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, सिंपल चल रहा होता है, तो वो तुम आराम से देख लेना वहां पे, ठीक है। प्रैक्टिस में तुम्हें वैसे पैटर्न्स बताए गए होंगे जब तुम्हारी क्लासेस ली गई होंगी ना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं। अ चाइल्ड ऑफ अ फर्स्ट क्लास इज ट्राइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ। एक सेकेंड, मेरी चार्जिंग इज नॉट वर्किंग। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मेरे को अपना चार्जर लगाना है, एक सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नाउ इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रही होती है, या किसी भी बच्चे को हेल्प चाहिए होती है, तो वो अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है, ऐसा वाइगॉट्स्की का मानना था। ठीक है। और इसको टेम्पररी हेल्प बोलते हैं, जो यहाँ पे जिसकी बात करी है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें टेम्पररी हेल्प मिलती है। जब कोई स्किल डेवलप कर रहा है, तो उसके बीच में उसको सपोर्ट देने के लिए टेम्पररी हेल्प दी जाती है, जिसके बाद लर्नर लर्नर गेन द कॉम्पिटेंस, और वो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेता है। यहाँ पर एक वर्ड भी यूज होता है, स्काफोल्डिंग। ठीक है। उसको टेम्पररी हेल्प के लिए यही यूज किया जाता है। तो ये स्काफोल्डिंग वर्ड याद रख लेना, मे बी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग के लिए, रिडक्शन इन द डिग्रीज ऑफ, मतलब टास्क को बढ़ाने के लिए, डायरेक्ट मेंटेनेंस के लिए, इन सब के लिए स्काफोल्डिंग को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें डिस्क्रिप्शन भी दी गई है नीचे। क्या है वो डिस्क्रिप्शन? देखो, assimilation points हुआ था। assimilation is used in the Pygates theory, refers to the process of fitting new information into existing mental scheme or frameworks। ठीक है। देन अडॉप्शन, अडॉप्शन कोई स्पेसिफिक मीनिंग है नहीं किसी भी थ्योरी में, ये तो ऐसे ही डाल दिया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया, maturation नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। क्या बोला गया इसके बारे में? आंसर बताओ कौन सा ठीक होगा।
पढ़ लो आराम से, बताओ। क्या बोला है? ए एंड डी देख लेते, चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है? दिस कंटेन्स ऑफ द मेमोरी रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द पावर ऑफ द रूम। सिंपल। कौन सी होती है ये? वॉलेटाइल की नॉन वॉलेटाइल? देखो लिखा भी हुआ है नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल होती है, इसका मतलब यही होता है कि अगर पावर कट ऑफ भी हो जाती है तो भी आपका डाटा वहां से नहीं उड़ता है, मेमोरी रिमेन रहती है, यही इसकी मेन खासियत होती है। ए दिया हुआ है, जिसमें ए नहीं दिया हुआ है, उसमें बॉक्स में तो दिया ही हुआ है। रोम इज ऑफन यूज टू स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन व्हेन द कंप्यूटर इज फर्स्ट स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो जो ऑलरेडी उसमें डाटा होता है, एप्स वगैरह होती है, वो रोम के थ्रू ही। एज द रोम बिकम्स फुल द प्रोसेसर हैज टू कंटिन्यू कंटिन्यूली एक्सेस द हार्ड डिस्क। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले वो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही करेक्ट है। बी, ए डी वाला करेक्ट है। सी वाले के लिए क्या बोला हुआ है वो हम नीचे पढ़ लेंगे। क्या लिखा हुआ है? As the ROM becomes full, the processor has to continually access the hard disk. This statement is incorrect. ROM is not designed to be written or to erased by the processor. Its contents are fixed during the manufacturing. Therefore, the processor does not need to access the hard disk to manage the ROM storage. ठीक है। Now next is following are examples of organic pollutants in water. अब ऑर्गेनिक वर्ड से समझो इसमें क्या समझा रहा है वो। सॉल्ट्स क्या होते हैं? NaCl। ठीक है, तो वो तो ऑर्गेनिक वाली ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बन का बॉन्ड। NaCl ये ए है, वो तो नहीं है। डाइऑक्सिन बेसिस क्या हो गए? बेस, वो वाली बेस, एसिड बेस वाली बेस। इनमें कार्बन तो होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पिगमेंट्स, पिगमेंट्स क्या होते हैं? नेचुरल पिगमेंट्स भी होते हैं, उनकी बात हो रही है, उनमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए ए, सॉरी, बी सी ई फोर्थ सी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। देखो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है आप लोगों को। सॉल्ट्स का बता दिया। Bases. Bases are substance that accepts protons or donate hydroxide ions in a solution. Inorganic nature होता है, while some bases contain carbon, they are not considered inorganic compound because they lack carbon hydrogen bonds, ठीक है। That's right. हमने करेक्ट आंसर किया। अब इसका बताओ। ओहो, दिख गया, तुम्हें आंसर दिख गया। ठीक है। अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कुछ भी लिख सकते हैं। मेन थिंग ये है कि अगर किसी फेमस बंदे ने कुछ कह दिया है तो हम उसको मानने लग जाते हैं, ठीक है। बेसिकली अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए हम रेफरेंस देते हैं किसी एक्सपर्ट का या किसी अथॉरिटी का, उसको अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि फेमस एक्टर जिमी पीकर हैज सेड इन एन इंटरव्यू दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ रियल साइंस, देयरफॉर साइंटिस्ट नाउ मस्ट एक्नॉलेज दिस दैट एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली अ साइंस। क्योंकि उसने कहा है तो ऐसा करना चाहिए। दैट इज क्योंकि वो मशहूर है, काफी पॉपुलर है। तो हमने अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथ कर लिया। जैसे कि गुजरात टूरिज्म का ऐड देते हैं अमिताभ बच्चन, तो हमें लगता है कि गुजरात का टूरिज्म
अच्छा होगा। ठीक है, इस सेकंड वाले में क्या होता है? रेड हेरिंग। इसमें हम अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं फ्रॉम द मेन पॉइंट। ठीक है, डाइवर्ट दी अटेंशन फ्रॉम मेन पॉइंट। ठीक है। हाँ। दूसरा, स्ट्रॉमैन में क्या होता है, जैसे कोई डिबेट हो रही है तो किसी पर्सन की पोजीशन पे डायरेक्ट अटैक करना। यहाँ पे उसकी पोजीशन पे अटैक करना, उसके ऊपर वर्ड्स बोलते हैं। क्यों? काम वही ऐसे, उसको भटकाना है हमने। ठीक है। नेक्स्ट इज अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी आर्ग्यूमेंट को ट्रू बोल देना क्योंकि आप उसे फॉल्स प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, कि बता, तू बता ये गलत है कि नहीं। अब वो अगर गलत के लिए आपके पास कोई प्रूव नहीं है तो इसका मतलब वो सच्ची है। तो ये होता है अपील टू इग्नोरेंस। एक होता है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या होता है? किसी भी कंक्लूजन तक बहुत जल्दी पहुंच जाना, रीचिंग टू द कंक्लूजन। ठीक है ना? कि हाँ, राई का पहाड़ बनाना, कि तुम तो सुबह लेट लेट उठते हो और रात को बहुत देर से सोते हो, तुम तो कभी जीवन में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ठीक है, दैट्स काइंड ऑफ स्लिपरी स्लोप। नाउ नेक्स्ट इज, मतलब ये एक तो वो जो अभी तुम्हें फैलिसीज पढ़ाई है वो। ठीक है, जो ऊपर वाली थी, नाया वाली थी, और ये वाली एक दो और की पढ़ जाना। इसके लिए कैसे पता चलेगा तुम्हें कौन कौन सी पी वाई आई हुई है ना? 20 से ही दिन शुरू करा है इन लोगों ने, 20 21, मतलब 21 से ज्यादा थे, 21 22 23 के 3 पेपर के ये मिल जाएंगे तुम्हें। 21 से करो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 पेपर्स में जितनी जितनी मेन पॉइंट्स आ रहे हैं वो पढ़ जाओ, तुम्हें काफी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ 6 पेपर्स में जो जो फैलिसीज तुम उतने ही कर जाओगे ना, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी पूछी जाएंगी, बाकी से कर लोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे खुल जा भाई। नाउ नेक्स्ट है क्या, नेक वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहे थे? आंसर तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, पढ़ लो एक बार। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड एज द कोर वैल्यूज प्रमोटेड बाय द नेक। ठीक है, नेक हमारे कॉलेजेस में आती थी ना, तो ये एक्रेडिशन देती हैं, ग्रेड देती हैं अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, फ्रेमिंग नेशनल एजुकेशन प्रोटोकॉल्स। ऑप्शन 4 ठीक है, अब सीधा इसका वही पढ़ लेते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, क्योंकि जब ग्रेड मिलता है, ग्रेड कैसे मिलता है कि आप सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं कि नहीं, आपके पास स्ट्रक्चर है कि नहीं, लैब्स है कि नहीं। तो इसकी वजह से जब आप सब कुछ स्टडी गुड एंड ग्लोबली आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, दैट्स द मेन एम बिहाइंड इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस अगर आप देखेंगे जो और भी हैं, तो ये वाला तो आप वैसे ही काट देंगे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के लिए भी नहीं होता, नेशनल एजुकेशन प्रोटोकॉल्स ये नहीं बनाता। ठीक है, वो कौन बनाता है? मिनिस्ट्री बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपनी रिपोर्ट निकालती है ना। ठीक है, अभी अभी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निकली थी वो। तो ये अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी तुम एलिमिनेट करके लगा सकते हो, इजी क्वेश्चन है ये। बस थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि नेक होता क्या है। बताया तो भी, पॉलिसीज में बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो बनाती है ना, ये देखो लिखा भी है। कहाँ पे? हाँ, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नेक विच इज ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, हमने कल ही पढ़ा था, ऑटोनॉमस बॉडी एस्टेब्लिश बाय दी, यूजीसी ने स्टेब्लिश करा था, फंड्स भी यूजीसी ही प्रोवाइड करती है। ज्यादा कट हो रही है, ऐसी फ्लक्चुएशन आ गया होगा। ठीक है, और क्या लिखा है? वर्क्स टू असेस एंड एक्रेडिट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस।
To ensure quality assurance, one of the primary goal of the NEC is to promote educational practices that can foster holistic development in students and encourage them to be globally competitive. ठीक से सबके ऑप्शंस का दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वेरियस एजुकेशनल बॉडीज इन इंडिया। ठीक है, या नेक्स्ट। हम्म प्रोजेक्ट मेथड किसने प्रोपाउंडेड किया था? प्रोपाउंडेड का मतलब होता है कि कंसीडर किसने किया था, आइडिया किसने दिया था, थ्योरी किसने दी थी, तो दैट इज प्रोपाउंडेड। ना इसलिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो ये जॉन डेवे ने दिया था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्रो एंड क्रो क्या है? क्रो एंड क्रो वर अ husband and a wife team of American psychologists known for their contribution to the educational psychology। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी के लिए था, जो इंडिया ने प्रोजेक्ट लिया था। उसके बाद रॉबर्ट मिलर है, एजुकेशनल फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। नेक्स्ट इज रॉबर्ट मीगर was an American instructional designer and author known for his contributions to the field of instructional design। ये तो हमारे वाले से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, so these are the four options जो हमने लिए। Next is 34। चलो इसको सॉल्व करो जरा। आप बताएंगे कि मैं कर दूं, मतलब मन है तो ठीक है, थोड़ा ट्राई कर लो, इजी हो जाएगा। एक बार ट्राई करो। अ सम ऑफ द मनी बिकम्स दिस इन 2 years और 4200 इन 5 years, मतलब इसमें 2 years भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एट ए सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ द मनी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं करवा देती हूँ, एक सेकेंड।